दोस्तों नमस्कार। आज हमने आप सभी की डिमांड पर जो इंजेक्शन लिया है वो इंजेक्शन है फ्रेंड यूरीमिन, जो कि विरबेक कंपनी का ब्रांड है। और आप लगातार कमेंट कर रहे थे कि यूरीमिन के बारे में हमें डिटेल से बताइए। तो आज का ये वीडियो देखने के बाद यूरीमिन इंजेक्शन से जुड़ी हुई कोई भी बात आपके दिमाग में नहीं रहेगी। सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, यूरीमिन जो है उसमें जो सॉल्ट है उसका नाम है सोडियम एसिड फॉस्फेट, यानी कि ये फॉस्फोरस का इंजेक्शन है। ठीक है। और फॉस्फोरस की भी इसमें जो फॉर्म है वो इनऑर्गेनिक फॉर्म है। इनऑर्गेनिक जो फॉस्फेट फॉर्म है वो है हमारा यूरीमिन। यूरीमिन पशु चिकित्सा में बहुत ज्यादा उपयोग में लिया जाता है, लेकिन कई भाइयों को पता नहीं है कि इसको कहां उपयोग में नहीं लेना है और कहां इसको उपयोग में लेना है। और इस वजह से कई पशु चिकित्सक भाई गलती कर देते हैं। इसीलिए आज हमने फुल डिटेल्ड आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है कि किसी भी प्रकार की गलती जो है इसके इस्तेमाल में नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, आगे अगर हम बढ़ें तो सॉल्ट विवरण यहां पर कंपनी ने दिया है और ऊपर लिखा है फास्ट एक्टिंग, यानी कि इसका जो एक्शन है वो फास्ट होगा। किस तरीके से होगा भाई? सोडियम एसिड फॉस्फेट इसके अंदर सॉल्ट है और वो कितना है? 40.3% आगे WV लिखा हुआ है। WV मतलब वेट वर्सेस वॉल्यूम, यानी कि जो 100 ml वॉल्यूम है उसके अंदर वेट कितना आएगा? 40%, यानी 40 ग्राम। तो ये 40.3 है। इसके अलावा इसमें क्या है? एलिमेंटल फास्फोरस, जो इसी का रूप है, नो टेंशन। इसके अलावा यहां पर कुछ प्रिजर्वेटिव भी मिलाए गए हैं, जैसे यहां है मैथिल पैराबेन भी है तो प्रोपिल पैराबेन भी। ये क्या है? प्रिजर्वेटिव है, सुरक्षित रखने वाले हैं। इनका ट्रीटमेंट में कोई रोल नहीं है, इनका इस ऑर्गेनिक फॉर्म को सुरक्षित रखने में इसको काम में लिया जाता है। तो यह है इसका कंटेंट जो हम हर इंजेक्शन के बारे में लेते हैं। तो भाई सोडियम एसिड फॉस्फेट यानी कि फॉस्फोरस। अगली बात इन्होंने लिखी है और डायरेक्ट लिख दिया है कि स्टोर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, यानी कि आप डायरेक्ट सनलाइट में इसको ना रखें, प्रोटेक्ट करें। मैक्सिमम नंबर ऑफ विड्रॉल शुड नॉट बी एक्सीड 10, यानी 10 से ज्यादा विड्रॉल जो है वो नहीं होने चाहिए। नॉट फॉर ह्यूमन यूज, एनिमल ट्रीटमेंट ओनली। ये हमें पता ही है कि ह्यूमन में काम में नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ एनिमल में काम में लेना है। अब आती है अपने काम की बात, और अपने काम की बात है वो है डोज एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी आप किस डोज में और किस मात्रा में और किस तरीके से, कौन से रूट से आप इसका इस्तेमाल करेंगे, वही हम जानेंगे। तो देखिए, पहले रूट्स देख लीजिए। रूट जो है वो IM, IV और सबक्यूटेनियस, तीनों रूट से इसे लगाया जा सकता है, तीनों रूट से। तो भाई ये रूट वाला मैटर है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि जब PPS बीमारी होती है तो उस समय इसकी डोज को बढ़ा दिया जाता है। मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि जो डोज यहां पर लिखी है कैटल के लिए वो है 5 से 10 ml, यानी प्रति पशु 5 से 10 ml हम दे सकते हैं। लेकिन इसकी अगर एक्चुअल डोज की बात करें तो वो डिपेंड करती है कि पशु में फॉस्फोरस की कमी कितनी है, कितनी कमी है। ये कमी लैब बताएगी या पशु चिकित्सक तय करेंगे कि इसमें कितनी कमी है, और जितनी कमी रहेगी उतनी ही इसकी डोज को बढ़ाया जा सकता है। यानी फिक्स डोज नहीं है, कंपनी रिकमेंड कर रही है 5 से 10 ml लगाइए, जबकि कई अवस्थाओं में इसे बढ़ाया भी जाता है, जिनमें से बड़ी अवस्था मैंने अभी बोली PPH। तो जब डोज को बढ़ा करके दिया जाता है तो उस समय हम क्या करते हैं? 2 या 3 रूट्स का इस्तेमाल करते हैं एक साथ। कैसे? जैसे देखिए, मान लीजिए कि किसी पशु में डोज आई 15 ml, यानी फॉस्फोरस जो सोडियम एसिड फॉस्फेट है वो हमें 15 ml देना है। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर 5 ml अगर सबक्यूटेनियस लगाया जाए,
5 ml इंट्रामस्कुलर लगाया जाए और 5 ml IV लगाया जाए तो भाई इसका रिजल्ट जो है वो बहुत शानदार रहता है। हालांकि तीनों रूट से कोई लगाते नहीं है, वो पशु चिकित्सक खुद तय करते हैं कि किस तरीके से लगाना है, लेकिन अक्सर इसे 2 रूट से लगाया जाता है, इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस। इन दोनों का फॉर्म अगर साथ में रखते हैं तो भाई गजब का रिजल्ट मिलता है। कई बार क्या होता है कि PPH के केसेस में IV लगाया जाता है और इन ड्रिप के अंदर जो हम PPS में डिस्कस करेंगे कौन सी कब लगाते हैं, कौन सी कब लगाते हैं। तो जो PPS में जो ड्रिप लगती है उसके अंदर हमने मान लीजिए इसको मिला दिया, प्रॉपर डोज देखी और 7.5 ml मिला दिया। उसके बावजूद हाँ इसको IV आपने लगा दिया, लेकिन सबक्यूटेनियस भी साथ में लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो बहुत अच्छा वर्क करता है। तो इस तरीके से इसकी जो रूट्स है उनको हम ट्रीटमेंट के घुमाव में भी यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो फॉल्स और काल्व्स वाली डोज लिखी है 1 to 3 ml, काफ्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। डॉग्स में भी इसे 1 to 2 ml यूज़ करते हैं, वो अलग सब्जेक्ट है, छोड़िए। इसके अलावा इनफर्टिलिटी अगर आप ट्रीट कर रहे हैं, भाई PPS ट्रीट कर रहे हैं, मैंने अभी बताया किस तरीके से करना है, लेकिन अगर आप इनफर्टिलिटी ट्रीट कर रहे हैं तो 15 ml ऑन फर्स्ट एंड थर्ड डे, यानी पहले और तीसरे दिन 15 ml लगाना होता है। इनफर्टिलिटी में थोड़ा सा ज़्यादा इन्होंने बताया है, क्योंकि इनफर्टिलिटी के जो इश्यूज होते हैं वो 2-3 प्रकार के होते हैं, मैं अभी आगे आपको जानकारी दूंगा। इसके अलावा डोज फास्फोरस की कमी पे डिपेंड करती है, ये मैंने आपको बता दिया। तो फास्फोरस की कमी ज़्यादा होगी तो डोज को भी ज़्यादा करना पड़ेगा, और फास्फोरस की कमी कम है मान लीजिए तो हम इसकी डोज को भी कम ही रख सकते हैं। ये विशेष ध्यान दें, फास्फोरस की कमी के ऊपर डोज का निर्धारण होता है। अगला जो पार्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, वो यह है कि इस यूरिमिन इंजेक्शन का यूज कहां कहां करना है। कंपनी कह रही है कि आप इसे पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया में यूज कीजिए, ये लीजिए, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं PPH। तो पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया, PPH में क्या होता है कि बच्चा देने के बाद फास्फोरस की कमी होती है और उसकी वजह से यूरिन में ब्लड आने लग जाता है, और जब ये यूरिन में ब्लड आने लग जाता है तो ये स्थिति धीरे धीरे करके गंभीर होती है, पशु एनीमिक होता जाता है, कई प्रकार की चुनौतियां हमें वहां पर मिलती है। लेकिन जो ही पता चले और उसी समय अगर सोडियम एसिड फॉस्फेट के इंजेक्शन का यूज किया जाए तो भाई PPH के केस को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। इसके अलावा सेकंड यहां पर लिखा गया है और वो आप देख पा रहे हैं, वो है पाइका। पाइका यानी अखाद्य चीजें खाना, पशु अपना पेशाब पीने लग जाता है, जूते चप्पल प्लास्टिक कंकर रेत मिट्टी गोबर खाने लग जाता है, दीवारें चाटने लग जाता है। तो हर एक स्थिति जो पाइका की तरफ पशु को ले जाती है, अखाद्य चीजें खाने की तरफ ले जाती है, वहां हम यूज कर सकते हैं यूरिमिन का। इसके अलावा थर्ड यहां पर लिखा है इनफर्टिलिटी। देखिए इनफर्टिलिटी को मैं समझा रहा था कि मेनली 2-3 प्रकार से इनफर्टिलिटी होती है। नंबर 1 अगर हम देखें तो वो होती है एनेस्ट्रस। एनेस्ट्रस का मतलब होता है हीट में ही नहीं आना। तो मान लीजिए कोई पशु हीट में ही नहीं आ रहा है तो उस स्थिति में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा जो होता है वो होता है रिपीट ब्रीडिंग, यानी हीट में तो आ गया लेकिन रिपीट हो रहा है, ऐसी कंडीशन में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन जो है वो है अंगों को रिपेयर करना। भाई जनन अंगों की हीलिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, जनन अंगों की हीलिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसका इस्तेमाल हम जनन अंगों के विकास में भी किया करते हैं। भाई बहुत ही शानदार। इसके बाद इन्होंने अगला लिखा है इंडाइजेशन, यानी जब भी अपच की शिकायतें हो, इंडाइजेशन में भी ये कई तरीके से काम करता है। नंबर 1 जो तरीका इसका रहता है वो ये रहता है फ्रेंड, ये माइक्रोफ्लोरा का भोजन होता है, माइक्रोफ्लोरा की ग्रोथ करवाता है। तो भाई माइक्रोफ्लोरा की ग्रोथ करवाएगा तो पाचन शक्ति अपने आप बढ़ेगी। इसके अलावा जैसा कि ये जनन अंगों को स्टिमुलेट कर रहा था, ताकत प्रदान कर रहा था, इसी प्रकार से पाचन तंत्र के अंगों को, रूमन के मसल्स को, रूमिनल मूवमेंट को ये बढ़ाएगा, जुगाली को ये बढ़ाएगा। इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस
इंडाइजेशन में भी बहुत ही शानदार है, क्योंकि पूरा जो पाचन तंत्र है, फास्फोरस की अगर कमी रही तो वो शिथिल पड़ जाएगा, और फास्फोरस अगर अच्छा रहा, यूरिमिन जो है, तो भाई उनको वो टोनोसिटी देता रहेगा, और उस टोनोसिटी की वजह से कंटिन्यूसली अंग प्रॉपर काम करेंगे, और भाई खाने पीने में पशु एकदम से मस्त हो जाएगा अगर आप यूरिमिन का इस्तेमाल करवाते हैं तो। इसके अलावा नेक्स्ट है कीटोसिस। कीटोसिस जो कि हाइपोग्लाइसीमिया होता है, ग्लूकोज की कमी वाली बीमारी होती है। अब कमी तो यहाँ ग्लूकोज की है, लेकिन फास्फोरस का रोल बहुत ही बड़ा है, हर तरीके से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अन्य जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके अवशोषण में भी फास्फोरस का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके अलावा यहाँ पर जो छुपी हुई चीज़ें हैं उनको भी मैं सामने ले आता हूँ, जिनमें से प्रमुख जो चीज़ें हैं वो है फ्रेंड लो टेम्परेचर। भाई जब भी लो टेम्परेचर हो जाता है उस समय इसका इस्तेमाल लाजवाब रहता है, बहुत अच्छा इस्तेमाल इसका किया जाता है लो टेम्परेचर में। कई बार लो टेम्परेचर में पशु नीचे भी बैठ जाता है तो भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके की एक बीमारी है DCS यानी डाउनर काउ सिंड्रोम। डाउनर काउ सिंड्रोम, तो भाई डाउनर काउ सिंड्रोम में भी इसका रिजल्ट बहुत ही शानदार है। सपोर्टिव थेरेपी में और भी कई जगह, जैसे मिल्क फीवर, भाई मिल्क फीवर में भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट में गजब का काम करता है ये, और ये दे अगर इलाज के साथ तो पशु जल्दी खाने पीने लग जाता है, जल्दी ही अपनी पूर्वावस्था जो है उसको ग्रहण कर लेता है। इसके अलावा अगली अगर हम बात करें तो वो है फ्रेंड ग्रास टिटेनी। जी, ग्रास टिटेनी जिसे मैग्नीशियम टिटेनाई भी कहते हैं। तो ये ग्रास टिटेनी जो होती है मैग्नीशियम की कमी की वजह से होती है, लेकिन आपको पता है ये मिल्क फीवर कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। लेकिन कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस में एक विशेष बाउंडिंग रहती है, एक विशेष अनुपात रहता है, तो इनकी मात्रा के साथ साथ वो अनुपात भी बहुत सारे चेंजेस कर देता है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें अनुपात को देखना पड़ता है, और जो अनुपात है वो प्रॉपर रहे उसके लिए फास्फोरस देना चाहिए, और फास्फोरस में इनऑर्गेनिक फॉर्म यूरिमिन को दिया जाता है। तो इसका रिजल्ट बहुत ही शानदार रहता है। इसके अलावा एक बात विशेष बता दूं दोस्तों कि जहां पर भी सपोर्टिव थेरेपी हर इलाज में, चाहे पाचन तंत्र की बीमारियां हैं, चाहे नसों की बीमारियां हैं, चाहे मस्तिष्क रिलेटेड बीमारियां हैं, चाहे हड्डियों की मजबूती की बात आ रही है, हड्डियों की बीमारियां हैं, चाहे वो बीमारी किसी भी प्रकार की है, चाहे वो कोई इन्फेक्शन ही क्यों ना हो, लेकिन हर जगह सपोर्टिव थेरेपी के रूप में ये बहुत ही शानदार वर्क करता है यूरिमिन। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो यूरिमिन फास्ट एक्टिंग लिखा हुआ है, इसकी रेट वगैरह भी आप लोगों के सामने है, और ये 30 ml की वायल का फोटो हमने लिया था, और बहुत सारी जो छुपी हुई बातें हैं वो और आपको बता देता हूँ। उनमें प्रमुख है प्रेगनेंसी। आप लोग क्वेश्चन करेंगे कि प्रेगनेंसी में हम इसे लगाएं या ना लगाएं, तो फ्रेंड मिनरल का इंजेक्शन है। जहां पर भी मिनरल की कमी होगी यानी फास्फोरस की कमी होगी, वहां पर ये वरदान साबित होगा, चाहे वो प्रेग्नेंट है चाहे प्रेग्नेंट नहीं है। यानी प्रेगनेंसी की ऑल ओवर स्टेजेस में सुरक्षित है, जहां पर भी फास्फोरस की कमी है इसे लगाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगली बात अगर हम करें तो वो है तापमान की। मुझे पता है आप टेम्परेचर से रिलेटेड पॉइंट जरूर पूछोगे कि सर हम इसे हाई टेम्परेचर में लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, तो मेरा जवाब होगा कि आप हाई टेम्परेचर में नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर में कभी भी फास्फोरस की कमी नहीं होती है, लेकिन अगर पशु चिकित्सक महोदय को लगता है कि टेम्परेचर हाई है, उसके बावजूद फास्फोरस की कमी इसके शरीर में है, तो वो अपने विवेक से आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यानी कि टेम्परेचर में कोई इसकी दखल अंदाजी नहीं रहेगी। हाँ, ये जरूर रहता है लो टेम्परेचर में ये अच्छा वर्क करता है, और हाई टेम्परेचर में जहां फास्फोरस की कमी होगी वही वर्क करेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करता है। नॉर्मली अगर हम टॉक्सिसिटी की बात करें तो ये बिल्कुल टॉक्सिसिटी नहीं करता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लोकल इरिटेशन जरूर ये थोड़ा बहुत करता है। तो पशु चिकित्सक क्या करते हैं, ये लोकल इरिटेशन करने की वजह से जब भी इसका इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं लास्ट में,
यानी जब सारे इंजेक्शन लग गए, लास्ट में इसको लगा देते हैं, तो थोड़ी बहुत जलन अगर पशु को हुई भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी अगर आपके दिमाग में यूरिवेन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियो लेके आता हूँ।